नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके टेक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी के संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आगामी वन दरोगा भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्लास हमारी 7वीं है। 6 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। जिन्होंने वे क्लास नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं हो सकता है? कोयला, जैवभार, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोलियम। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। हमारा जो कोयला है नवीकरणीय नहीं हो सकता है, जैवभार नवीकरणीय है, सूर्य का प्रकाश हमारा नवीकरणीय है, पेट्रोलियम हमारा नवीकरणीय नहीं हो सकता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा पहला और चौथा। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है हमारा पहला और चौथा। ऑप्शन में ए में है हमारा पहला और दूसरा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमारा पहला और चौथा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो ऐसे स्रोतों से प्राप्त होती है जो कभी खत्म ना हो, वे प्राकृतिक और स्वयं पुनः पूर्ति करने वाली होती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जैवभार, ज्वारीय ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है हमारे राष्ट्रीय उद्यान पशु विहार, सूची 2 में हमारे उनकी स्थिति। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पशु विहार वाराणसी, दाचिगम पशु विहार जम्मू कश्मीर, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही मिलान कर लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा हो जाएगा मैसूर में ही, चंद्रप्रभा पशु विहार भी हमारा हो जाएगा वाराणसी में ही, दाचिगम पशु विहार भी हमारा जो है जम्मू कश्मीर में ही है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में हमारा 3 से, तो ये हमारा हो जाएगा शुरू कट जाएगा। उसके बाद हमारा 1, 3, 1, 2, 3, 4 है, तो इसमें हमारा 1, 3, 2, 4 है, ये भी हो जाएगा गलत। उसके बाद ऑप्शन सी भी हमारा हो जाएगा गलत, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सही। इसमें है 1, 2, 3, 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्टोन कैंसर ऑफ ताजमहल इज प्राइमरली ड्यू टू पोल्यूशन फ्रॉम। ताजमहल का पाषाण कर्कट कैंसर मुख्यतः किसके प्रदूषण से हो रहा है? एमिशंस फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी से उत्सर्जन, ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ आगरा, आगरा की बढ़ती आबादी से, चेंज इन क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन से, पॉल्यूशन फ्रॉम टेनरीज, चमड़े के कारखानों के प्रदूषण से। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमिशंस फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ताजमहल का पाषाण कर्कट कैंसर का मुख्य कारण मथुरा रिफाइनरी से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक तत्वों को माना जाता है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड हवा में मौजूद नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है और फिर ताजमहल पर तेजाबी बारिश होती है। इस कारण उसके संगमरमर के रंगों को नुकसान पहुंचता है, जिसे पाषाण कर्कट या संगमरमर कैंसर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 2008 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2011 में, वर्ष 2009 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष 2010 में जो है हमारा एनजीटी एक्ट पास हुआ था। आइए इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम वर्ष 2010 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह तथा वर्तमान अध्यक्ष हमारे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन द ईयर। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन निम्नलिखित वर्षों में आयोजित किया गया था। वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1992 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है वर्ष 1972 में। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 से प्रारंभ होकर
16 जून 1972 तक चला था। इस सम्मेलन में पहली बार एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को सम्मेलन में सम्मिलित देशों, जो कि 119 देश ने स्वीकार किया था। इस सम्मेलन की स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, व्हाट इज यूरो थर्ड? यूरो थर्ड क्या है? यूरोपीय मुद्रा, यूरोपीय देशों का समूह, यूरोपीय फिल्म समारोह, प्रदूषण नियंत्रण मापदंड। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉल्यूशन कंट्रोल स्केल। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यूरो थर्ड प्रदूषण नियंत्रण मापदंड है। यूरोपीय उत्सर्जन मानक, यूरोपीय एमिशन स्टैंडर्ड प्रदूषण संबंधी नियामक है, जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किए जाते हैं। भारत में बीएस मानक है। वर्तमान में बीएस 6 मानक वाहनों की अनुमति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सिंगल हॉर्न्ड राइनो इज फाउंड इन। जहां एकल सींग वाला गैंडा पाया जाता है, यह है काजीरंगा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। आइए जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की अवस्थिति। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा असम राज्य के 2 जिलों के अंदर बसा है। इनमें से एक जिला असम राज्य के नौगांव जिले का कालियाबोर उपखंड तथा दूसरा गोलाघाट जिले का बोकाघाट उपखंड शामिल है। काजीरंगा उद्यान 378 किलोमीटर वर्ग किमी स्क्वायर यानी 146 वर्ग मील को कवर करता है। यह एक वैश्विक विरासत स्थल है। इस पार्क में एक सींग वाले गैंडों की विश्व की 2/3 आबादी निवास करती है। काजीरंगा में वैश्विक भाव को संरक्षित क्षेत्र के बीच सर्वोच्च महत्व है। 2006 में इसे एक टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच सेंचुरी इज फेमस फॉर एलिफेंट्स। हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? पेरियार, चंद्रप्रभा, पालामन, तुंगभद्रा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरियार। पेरियार जो सेंचुरी है हमारी हाथियों के लिए फेमस है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं इसकी अवस्थिति के। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में इडुक्की और पथानथिट्टा केरल में की गई थी। 1986 में केरल वन विभाग पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य एक संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गोबर गैस मेनली कंटेंट्स। गोबर गैस में अधिकांशतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, इथिलीन, मीथेन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड में जो गोबर गैस में जो है हमारी मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। गोबर गैस का वैज्ञानिक नाम बायोगैस है। बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण मित्र एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन 55 से 66%, कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40% एवं अल्प मात्रा में वाष्प पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क जो है हमारे उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क हमारे असम राज्य में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड इन। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, देहरादून में, चेन्नई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड इन चेन्नई। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसे हम एनबीए कहते हैं, की स्थापना 2003 में केंद्र सरकार द्वारा भारत के जैविक विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, UNFCCC COP27 कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन नवंबर 2022 इन। UNFCCC COP27 सम्मेलन नवंबर 2022 में आयोजित किया गया था।
पेरिस फ्रांस में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, शर्म अल शेख इजिप्ट में, न्यू दिल्ली इंडिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शर्म अल शेख इजिप्ट में। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यूएनएफसीसी COP27 का सम्मेलन हमारा जो इसका आयोजन नवंबर 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में किया गया था। COP28 का आयोजन दिसंबर 2023 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। COP29 का आयोजन नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, नेम ऑफ द गैस विच एक्सक्रेट्स आउट फ्रॉम द पैडी फील्ड्स कॉजिंग राइज इन अर्थ्स टेम्परेचर इज। धान के खेतों से उत्सर्जित होने वाली तथा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने वाली गैस का नाम है। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मीथेन जो है धान के खेतों से उत्सर्जित होती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मीथेन गैस धान के खेतों से उत्सर्जित होती है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि में सहायक होती है। पशुओं के जुगाली से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पूरा जलवायु पैलियो क्लाइमेट का अध्ययन किया जाता है। पैलियो क्लाइमेट स्टडीज आर डन बाय स्टडिंग ट्री रिंग्स, आइस कोर्स, लोगस्टाइन डेपोजिट्स, ऑल ऑफ दीज। वृक्ष वलय द्वारा, बर्फ सत्व या कोर द्वारा, शील के निक्षेप द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज यानी इन सभी के द्वारा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पूरा जलवायु का अध्ययन निम्न के माध्यम से किया जाता है। वृक्ष वलय द्वारा, बर्फ सत्व हिमकोट द्वारा, हिमनवीय भूविज्ञान द्वारा, झील के निक्षेप द्वारा, समुद्र तल परिवर्तन इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, डॉप्सन यूनिट इज यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डॉप्सन यूनिट निम्न में से किसको मापता है। ओजोन परत की मोटाई को, जल में कीटनाशकीय प्रदूषण को, वायुमंडलीय स्तंभ में वतलीयन सांद्रण को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर जो है हम डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। डॉप्सन मात्रक को सामान्यतः ओजोन की सांद्रता अर्थात मोटाई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक डॉप्सन मात्रक ओजोन की 1 ppb यानी कि प्रति अरब अंश सांद्रता के तुल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आइए जानते हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरी मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिन्हें हम CFC के रूप में जानते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिन्हें हम HFCS के बारे में जानते हैं। तीसरा है परफ्लोरोकार्बन PFC। चौथा है सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सस्टेन्ड इन अ गिवन एनवायरमेंट इज टर्म्ड। नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन कहलाता है। कैरिंग कैपेसिटी, बायोटिक पोटेंशियल, एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस, पॉपुलेशन साइज यानी वहन क्षमता, जैविक क्षमता, पर्यावरणीय प्रतिरोध, जनसंख्या आकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कैरिंग कैपेसिटी यानी वहन क्षमता। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच साइंटिस्ट यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। इकोलॉजी शब्द नाम का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। चार्ल्स एल्टन ने, आर्थर टांसले ने, यूजीन ओडम ने, अर्नस्ट हैकले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अर्नस्ट हैकले ने जो है इकोलॉजी नाम का सबसे पहले प्रयोग किया था।
इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल से ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एट व्हाट एल्टीट्यूड आर अल्पाइन फॉरेस्ट फाउंड? किस ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं? 1800 से 2000 मीटर, 900 से 1800 मीटर, 2000 से 2500 मीटर, 2900 से 3500 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 2900 से 3500 मीटर तक जो है अल्पाइन वन पाए जाते हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। अल्पाइन वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जिसकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के बीच पाई जाती है। ऐसे प्रदेशों में कुछ प्रमुख वृक्ष जैसे केल, सनूस, देवदार इत्यादि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वेयर इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड? भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, ग्रेट निकोबार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी में जो है हमारा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया लोकेटेड है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा 2012 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेडेड 3 डिस्ट्रिक्ट्स, दीज आर? नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व 3 जनपदों में फैला है। यह है चमोली, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर, चमोली, पौड़ी एंड बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ एंड अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य लगभग 630.33 वर्ग किलोमीटर में 3 जिलों चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में फैला है। यह उत्तर भारत का विशालतम अभयारण्य है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1988 में विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है, जिसकी कुल क्षेत्रफल 2236.74 वर्ग किलोमीटर है। यह रिजर्व यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2004 में अंकित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जून 15 को, जुलाई 10 को, जून 5 को, दिसंबर 21 को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जून 5 को। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2024 में विश्व पर्यावरण की थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ब्रायोफाइट्स, लाइकेन्स यानी शैवाल, फंड्स, एल्गी यानी शैवाल। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक जो है हमारा लाइकेन्स होता है, जिन्हें हम शैवाल भी कहते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। शैवाल यानी लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। लाइकेन का व्यापक रूप पर्यावरणीय संकेत या जैव संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते जहां SO2 की सांद्रता अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इन विच ईयर फॉर फर्स्ट टाइम साइपोजियम ऑन एनवायरनमेंट वाज प्रपोज्ड एट स्टॉकहोम? स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? 1967 में, 68 में, 1972 में, 1980 में, 1982 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1968 में। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संगोष्ठी 1968 में प्रस्तावित की गई थी।
5 से 16 जून 1972 को प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम यूएनईपी के रूप में जानते हैं, का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ब्राजील, भारत, केन्या, नॉर्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नॉर्वे। नॉर्वे देश जो है दुनिया भर में वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, नौकरेक आरक्षित जयमंडल अवस्थित है? तमिलनाडु में, ओडिशा में, असम में, मेघालय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नौकरेक आरक्षित जयमंडल जो है हमारा मेघालय में स्थित है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के पश्चिमी गारी हिल्स जिले में बायोस्फीयर रिजर्व तुरा से लगभग 12 किमी की दूरी पर स्थित है। नौकरेक गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु है और यहाँ हाथी तथा हुलाक गिवन सहित अनेक प्रकार की वन्य प्रजाति पाई जाती है। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान में सिट्रस इंडिका की अत्यंत दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, जिसका नाम मेमांग नारंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ? सतत विकास संकल्पना है पर्यावरण विधि की, संपत्ति विधि की, कर विधि की, दांडिक विधि की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एनवायरमेंट लॉ की, यानी पर्यावरण विधि की। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सतत विकास की संकल्पना पर्यावरण विधि की है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी संतति की आवश्यकताओं को पूर्ति में कठिनाई ना हो। सतत विकास को हासिल करने के लिए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्य प्रस्तुत किए। इसमें 17 लक्ष्य एवं 169 टारगेट निर्धारित किए गए हैं, जो वर्ष 2016 से 2030 तक के लिए लक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बांदीपुर टाइगर रिजर्व लाइज इन? बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है जम्मू और कश्मीर में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है हमारे कर्नाटक क्षेत्र में अवस्थित है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व दक्षिणी कर्नाटक के मैसूर और चामराजनगर जिले में स्थित है। यह कुल 1456.309 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है, जबकि कोर एरिया 872.24 वर्ग किमी है। इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है पुदुचेरी, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। यहाँ कुल 36 द्वीपों में से 11 में आबादी है। यह अरब सागर में स्थित है तथा इसकी राजधानी कवरत्ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारी ओजोन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती है। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प आदि शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, चिपको आंदोलन संबंधित है प्रोजेक्ट टाइगर्स में पौध प्रजनन से, वन संरक्षण से, उत्तक संवर्धन से। तो जो चिपको आंदोलन था हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण वन संरक्षण का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य चमोली जिले, तब उत्तर प्रदेश का भाग था, में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया था।
वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। इस आंदोलन की एक मुख्य बात यह भी थी कि इस आंदोलन में स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों यह थे आज के क्लास के 31 क्वेश्चन। क्लास में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरी आने वाली अनेक कक्षाओं में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,